गवर्नमेंट अगर चाहें तो बेइंतहा पैसा छापकर गरीबों में बांटकर गरीबी को एक पल में ख़त्म कर सकती हैं। तो फिर गवर्नमेंट्स ऐसा क्यों नहीं करती? और अगर आज पूरी दुनिया यूएस डॉलर को एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट करती है तो इसके पीछे क्या मेन रीज़न है और कैसे यूएस डॉलर ने ग्लोबल करेंसी की वैल्यू हासिल की? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज की वीडियो में। गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक दिन में बेइंतहा पैसा छापकर गरीबी को एक पल में ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करती? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर पैसा क्या है और ये कैसे काम करता है। क्यों सुबह से रात तक हम इसके लिए दूसरों के लिए काम करके इसे हासिल करने में लगे हुए हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो बदले में आपको इसकी पैसे की सूरत में एक कीमत अदा करना पड़ती है। दुनिया में किसी भी चीज़ की कीमत एक लॉ डिसाइड करता है जिसे लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कहते हैं। जितनी ज़्यादा एक चीज़ की डिमांड होगी इतनी ज़्यादा इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। अगर आपको अपना पुराना मोबाइल फ़ोन 1000 रुपये में बेचना है और ख़रीदने वाले 100 लोग हैं तो आप डिमांड को देखते हुए डेफिनेटली अपने मोबाइल की कीमत 1500 कर देंगे। और अगर इस कीमत में भी 25 लोग मोबाइल खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मोबाइल की कीमत को मज़ीद बढ़ाकर 2000 कर देंगे। और इसके बाद भी अगर 10 लोग आपका मोबाइल खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मजीद कीमत बढ़ाते जाएंगे, यहाँ तक कि कोई एक पर्सन इस स्पेसिफिक कीमत में खरीदने पर राजी हो जाएगा। इसे ही लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कहते हैं। जब भी कभी आपको ये सुनने को मिलता है कि चीज़ें महंगी हो गई हैं तो इसका मतलब यही होता है कि चीज़ों की डिमांड बढ़ चुकी है जबकि उनकी सप्लाई कम हो चुकी है। गवर्नमेंट अगर पैसा छापकर गरीबों में नहीं बांट रही तो इस बात का लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड से बहुत गहरा रिलेशन है। हर एक इंसान में अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की ख्वाहिश होती है। अगर कोई पैदल चल रहा है तो वो बाइक वाले को देखकर उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि काश उसके पास बाइक होती, और जो बाइक पर है वो कार वाले को देखकर ये सोचेगा कि काश इसके पास कार होती। और ऐसा शख्स जिसके पास एक एवरेज कार है वो लग्जरी कार वाले को देखकर ये सोचेगा कि काश इसके पास ये लग्जरी कार होती, और लग्जरी कार वाला शायद प्राइवेट जेट लेने का सोच रहा होगा। लेट्स सपोज एक ऑटोमोबाइल कंपनी जिसने 50 कार्स मैन्युफैक्चर की हैं और हर एक कार की प्राइस 2 लाख रुपए फिक्स की है। अब वो लोग जिनके पास 2 लाख रुपए होंगे वो ये कार खरीद लेंगे, और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो इस कार को देखकर शायद ये सोचेंगे कि जिस दिन मेरे पास पैसे आए मैं यही कार खरीदूंगा। यहाँ पर अब अगर गवर्नमेंट्स बेइंतहा पैसा छापकर गरीब लोगों में बांटते तो पहले इस कार को खरीदने में शायद 100 लोग इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन चूंकि अब हर एक बंदे के पास पैसा है तो शायद अब 10 लाख लोग इंटरेस्टेड हों। अब यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनीज डिमांड को देखते हुए अपनी कारों की कीमत तब तक बढ़ाती जाएंगी जब तक कि सिर्फ आखिरी 50 लोग इस कीमत पर खरीदने के लिए राजी ना हो जाएं। ऑटोमोबाइल कंपनी सेम वही काम करेगी जो आपने अपना पुराना मोबाइल फ़ोन बेचते हुए किया था। 2006 में जिम्बाब्वे ने अपने मुल्क से गरीबी को ख़त्म करने के लिए और अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए नोट छापकर अपनी गरीब आवाम में बांटना शुरू कर दिए थे। इसके बाद लोगों के पास पैसा तो बेइंतहा हो गया था, लेकिन मार्केट में चीज़ों की डिमांड को देखते हुए कीमतें इतनी बढ़ चुकी थी कि इससे पहले एक ब्रेड के पैकेट की कीमत थी 25 जिम्बाब्वियन डॉलर्स और इसके बाद थी 10 मिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर्स। बच्चे चीजें खरीदने के लिए पैसे झोलियों में भर कर ले जाया करते थे। यहाँ पर अब ये प्रूफ हुआ कि गवर्नमेंट के पैसा छापकर गरीबों में बांटने से गरीबी खत्म नहीं होती बल्कि इन्फ्लेशन बढ़ती है। गरीबी और इन्फ्लेशन नोट छापकर नहीं बल्कि सर्विसेज और रिसोर्सेज बढ़ाने से कम होगी। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि पैसा क्या है और ये एक्चुअल में काम कैसे करता है और इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई। जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को किसी किस्म की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या कोई काम करके दे रहा है तो बदले में वो पैसा लेता है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको आपके काम के बदले सैलरी मिलती है। एक दुकानदार कोई भी चीज़ अपने कस्टमर को देता है तो कस्टमर दुकानदार से एक वैल्यू ले रहा है और बदले में दुकानदार को पैसे दे रहा है, यानी कि किसी किस्म की भी वैल्यू लेने के लिए आपको बदले में पे करना होगा, यानी कि वैल्यू इज इक्वल टू मनी। और टाइम टू टाइम मनी को मुख्तलिफ चीज़ों से रिप्रेजेंट किया गया है। शुरू के टाइम में लोग पैसे की जगह पे खाने पीने की चीज़ें दिया करते थे। फिर लोगों ने ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया जो ज़्यादा वैल्यूएबल रहे और ख़राब ना हो सके, जैसे कि गोल्ड वगैरह। लेकिन गोल्ड भी कोई कन्वीनियंट मेथड नहीं रहा, क्योंकि गोल्ड को लेकर ट्रैवल करना, इसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना और गोल्ड की मिलावट का भी ध्यान रखना, ये सब कुछ काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। इस सब के बाद गवर्नमेंट पब्लिक को एक ऑप्शन देती है कि पब्लिक अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास रख सकती है और गोल्ड की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी, और गवर्नमेंट आपको आपके गोल्ड की वैल्यू के बदले एक रिसीट देगी। और पब्लिक अब डायरेक्ट गोल्ड के जरिए नहीं बल्कि इस रिसीट के जरिए ट्रेड करने लग गई, और वक्त गुजरने के साथ साथ इस रिसीट को ही पेपर मनी में कन्वर्ट कर दिया गया।
पेपर मनी सिर्फ एक कागज के सिवा कुछ भी नहीं। इसकी वैल्यू तब बढ़ती है जब गवर्नमेंट आपको इस बात का प्रॉमिस देती है कि जितनी कीमत इस नोट पर मेंशन होगी, आपको अपनी कंट्री में इस नोट के बदले इतनी ही वैल्यू मिलेगी। अगर हमारी कंट्री में 1 किलो प्याज की कीमत 100 रुपए है तो डेफिनेटली हमें 1 किलो प्याज लेने के लिए प्याजों की वैल्यू के बदले एक 100 का नोट देना होगा। ये पेपर मनी सिर्फ अपनी कंट्री में ही चीजों के लेन देन के लिए यूज हो रही थी। अगर एक कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड करनी होती थी तो दूसरी कंट्री उसकी पेपर मनी को एक्सेप्ट नहीं करती थी। अगर पाकिस्तान या इंडिया को अमेरिका से ट्रेड करनी होती थी तो अमेरिकन पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया करते थे, और ऐसे ही पाकिस्तानी और इंडियंस भी उस वक्त अमेरिकन डॉलर को एज अ करेंसी कबूल नहीं करते थे। तो ये सब इंटरनेशनली ट्रेडिंग के लिए काफी मुश्किल था। इस वक्त में कोई भी एक ऐसी इंटरनेशनल करेंसी नहीं थी जिसके थ्रू लोग इंटरनेशनली ट्रेडिंग भी आसानी से कर सकें। इस प्रॉब्लम को देखते हुए इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए भी लोगों ने किसी करेंसी में नहीं बल्कि सिल्वर और गोल्ड में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। अब यहाँ पर मसला ये था कि गोल्ड और सिल्वर को ट्रेडिंग के लिए इधर से उधर लेकर जाना, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना और उसकी प्योरिटी का भी ख्याल रखना काफी मुश्किल हुआ करता था। इस सब के सोल्यूशन और इंटरनेशनली ट्रेडिंग के लिए लॉ ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया और हर एक कंट्री की करेंसी को गोल्ड से अटैच कर दिया गया। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी। करेंसी को गोल्ड से अटैच करने का मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया में 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 20 रुपीज है तो अगर कोई 20 रुपीज लाएगा तो उसे बदले में 1 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा, या अगर कोई 1 ग्राम गोल्ड लाएगा तो उसे बदले में 20 रुपीज दे दिए जाएंगे। एंड सिमिलरली अमेरिका में अगर कोई 1 ग्राम गोल्ड लाएगा तो उसे $4 दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया में $4 20 रुपीज के बराबर हैं, यानी कि अगर कोई 20 रुपए या $4 लाएगा तो उसे बदले में 1 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा। और इसी तरह ऑटोमेटिकली इंडिया और पाकिस्तान के 20 रुपीज बराबर हो गए $4 के। लॉ ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस होने के बाद कंट्रीज को इंटरनेशनली ट्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर ट्रेडर ने एक कंट्री में ट्रेड करते हुए इस कंट्री की बेइंतहा करेंसी कमा ली है और जब वो गोल्ड से इस करेंसी को कन्वर्ट करने जाए और इस कंट्री के पास इतना गोल्ड ही ना हो, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये रूल बनाया गया कि एक कंट्री के पास जितना गोल्ड है वो उसकी कीमत की जितनी ही करेंसी प्रिंट कर सकती है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। कि अगर कोई भी करेंसी को गोल्ड के साथ एक्सचेंज करना चाहे तो इस कंट्री के पास इतना गोल्ड हो कि वो इस करेंसी को एक्सचेंज कर सके। असल में कंट्रीज गोल्ड से ही ट्रेडिंग कर रही थी, करेंसी सिर्फ एक मीडियम था। गोल्ड स्टैंडर्ड से अच्छी खासी ट्रेडिंग हो रही थी, लेकिन वक्त के साथ इसे भी खत्म करना पड़ा। जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई तो तमाम कंट्रीज को अपना आप बचाने के लिए बल्क में हथियार खरीदना पड़े, और इस वक्त का हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था यूएस। इस वॉर में इतना बड़ा क्राइसिस हुआ कि कंट्रीज को अपना आप बचाने के लिए अपने गोल्ड स्टैंडर्ड की करेंसी से भी हथियार खरीदना पड़े, और इस तरह सारा पैसा और गोल्ड यूएस के पास पहुंचने लग गया। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो सारी कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी। ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज ने ही अपने गोल्ड रिजर्व्स के बदले यूएस से हथियार ले लिए थे, और अब ना तो कंट्रीज के पास गोल्ड बचा था और ना ही कंट्रीज नई करेंसी छाप सकती थी, क्योंकि करेंसी प्रिंट करने के लिए कंट्रीज के पास गोल्ड का होना जरूरी था। कंट्रीज फिर भी अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करने लग गई। इस वक्त दुनिया का ज्यादातर गोल्ड यूएस के पास पहुंच चुका था, और इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हो गई। ये वार दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव वार रही है। ये वार तकरीबन 4 साल चलती रही, और इस वार पर दुनिया का कुल खर्चा $4 ट्रिलियन हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वॉर में इन्वॉल्व तमाम कंट्रीज कर्जे में डूब चुकी थी, और इस वॉर में भी यूएस ने दुनिया की तमाम कंट्रीज को भरपूर हथियार सप्लाई किए, और इस वक्त यूएस का गोल्ड रिजर्व इंतहा को पहुंच चुका था। पूरी दुनिया का करीब 80% गोल्ड यूएस के पास था, और बाकी तमाम कंट्रीज ही कर्जे में डूब चुकी थी। और कंट्रीज ना तो अपनी करेंसी प्रिंट कर सकती थी, क्योंकि करेंसी प्रिंट करने के लिए भी लॉ ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड पर अमल करना जरूरी था। कंट्रीज के पास गोल्ड ही तो नहीं था, क्योंकि सारा गोल्ड यूएस के पास पड़ा था, और अब इन कंट्रीज के लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल होता जा रहा था। इस मसले के सोल्यूशन के लिए जुलाई 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया, और इस कॉन्फ्रेंस में 2 ऑर्गेनाइजेशंस IMF और IBRD बनाई जाती हैं। IBRD ऑर्गेनाइजेशन का ये काम था कि जो कंट्रीज वार में खत्म हो गई हैं उन्हें रिबिल्ड करना और उनकी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए उनकी फाइनेंशियली हेल्प करना। IBRD को आज वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और IMF का भी यही पर्पस था कि कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सकें, और आज भी किसी कंट्री को फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए होती है तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस उसे सपोर्ट करती हैं।
जैसे कि तमाम कंट्रीज के पास ही गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो चुके थे, तो इस कॉन्फ्रेंस में ये तय होता है कि अब कंट्रीज गोल्ड की बेसिस पे नहीं बल्कि यूएस डॉलर की बेसिस पे ट्रेड करेंगी, क्योंकि इस वक्त गोल्ड के सबसे बड़े रिजर्व पूरी दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास था और यूएस इस गोल्ड की बेसिस पर इतने यूएस डॉलर प्रिंट कर सकता था कि वो पूरी दुनिया में ही सर्कुलेट किए जा सकते थे। और यूएस ने ये भी अनाउंस किया कि कोई भी किसी भी वक्त यूएस डॉलर लाकर यूएस से गोल्ड में एक्सचेंज करवा सकता है या गोल्ड लाकर यूएस से यूएस डॉलर में एक्सचेंज करवा सकता है। और एक ऑन्स यानी कि 28.36 ग्राम गोल्ड की प्राइस यूएस ने 35 यूएस डॉलर्स फिक्स की। अब यहाँ पर कुछ कंट्रीज जो नेचुरल रिसोर्सेज में अच्छी थी, उन्होंने यूएस के साथ ट्रेड करते हुए यूएस डॉलर्स के रिजर्व्स बढ़ाना शुरू कर दिए। और यूएस डॉलर्स के रिजर्व बढ़ाने का मतलब गोल्ड के रिजर्व बढ़ाना, क्योंकि यूएस ने ऐलान कर रखा था कि कोई भी यूएस डॉलर लाकर यूएस से गोल्ड में एक्सचेंज करवा सकता है। इसके बाद हर एक कंट्री यूएस के साथ डॉलर्स में ही ट्रेड करने लग गई और हर एक कंट्री की ये कोशिश हुआ करती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा यूएस डॉलर्स के रिजर्व्स अपने पास रखे और इस तरह यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन गई। 1 नवंबर 1955 को यूएस वियतनाम वार शुरू होती है, जो कि 30 अप्रैल 1975 तक मुसलसल 20 साल चलती रही। और इस वार में यूएस ने उस वक्त 168 यूएस बिलियन डॉलर्स खर्च किए, जो इस वक्त करीब 1 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर बनते हैं। इस वॉर की वजह से यूएस ने अपने गोल्ड रिजर्व से ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर दिए थे। यहाँ पर अब हर एक कंट्री की इकोनॉमी बेहतर होने लग गई और फेब 1965 को फ्रांसीसी प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गोल अपनी नेवी को भेजकर यूएस से बिलियन ऑफ डॉलर्स देकर गोल्ड वापस ले आता है। इसके बाद हर एक कंट्री ही यही फॉलो कर रही थी कि जल्द से जल्द वो अपने डॉलर्स के रिजर्व्स को यूएस के साथ गोल्ड में एक्सचेंज करवा रही थी। जैसे कि यूएस ने वियतनाम वार की वजह से अपने गोल्ड रिजर्व से ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर रखे थे, जो इस वक्त पूरी दुनिया में ही सर्कुलेट कर रहे थे। इस वजह से यूएस के गोल्ड रिजर्व्स तो तेजी से कम होते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी भी गिरने लग गई थी। अब इसके बाद 1971 में यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ये सब देखते हुए डॉलर्स को गोल्ड लिंक से खत्म कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी अब डॉलर को गोल्ड से या गोल्ड को डॉलर से एक्सचेंज नहीं करवा सकता। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि दुनिया की हर एक कंट्री ने ही अपना गोल्ड यूएस से वापस लेने के लिए यूएस डॉलर के रिजर्व इकट्ठे कर रखे थे। और यूएस ने ये ऐलान भी कर रखा था कि कोई जब भी चाहे यूएस डॉलर्स लाकर हमसे गोल्ड ले सकता है। और अब क्योंकि हर एक कंट्री के पास यूएस डॉलर के ही रिजर्व थे, तो यहाँ पर अब हर एक कंट्री की डॉलर में ट्रेड करना मजबूरी बन चुका था और इसके बाद ही डॉलर को एक ग्लोबल करेंसी माना जाने लगा। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाहिर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।